तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में जो है आपका सरफेस एनर्जी पढ़ लिया था। सरफेस एनर्जी और साथ में ये भी आपको बता दिया था सरफेस एनर्जी एक्स्ट्रा सरफेस की वजह से कितना आता है, और उसको न्यूमेरिकल भी हमने कर दिया। उसी के आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो है इसमें मेन जो टॉपिक होता है वो है कैपिलरी एक्शन। लेकिन कैपिलरी एक्शन को समझने से पहले कुछ कुछ चीजें आप समझो। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है, एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोला जाता है फोर्स ऑफ कोहेशन। फोर्स ऑफ कोहेशन या कोहेसिव फोर्स। तो फोर्स ऑफ कोहेशन या फिर इसी को कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। COHESIO। अब ये फोर्स ऑफ कोहेशन क्या होता है, और एक दूसरा टर्म होता है, पहला टर्म फोर्स ऑफ कोहेशन, और एक दूसरा टर्म होता है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ एडहेशन। फोर्स ऑफ एडहेशन, फोर्स ऑफ एडहेशन है ना, एडहेसिव फोर्स भी कहते हैं इसको। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है, फोर्स ऑफ कोहेशन एंड फोर्स ऑफ एडहेशन। तो असलियत में जो सब्सटेंस है, अगर उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है तो वो हम बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। और जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच में फोर्स लगता है उसे बोलते हैं हम फोर्स ऑफ एडहेशन या एडहेसिव फोर्स, है ना, एडहेशन या कोहेशन। तो अगर पहले तो आप डेफिनेशन लिख लो। द फोर्स एक्ट बिटवीन the force act between the molecules of of the same substance, between the molecules of the same substance। तो ऐसे फोर्स को जो आपस के अपने ही मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा हो, एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा हो, उसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। वैसे ही जब दो डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में मॉलिक्यूल्स लगेगा, द फोर्स एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स between the molecules of different different substance different substance is known as is known as adhesive force। एडहेसिव फोर्स, तो उसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि खुद के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लग रहा है वो कोहेसिव फोर्स हो गया, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है वो एडहेसिव फोर्स हो गया। अब आप ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोहेसिव फोर्स जो है, कोहेसिव फोर्स अगर ये ग्रेटर देन हुआ किससे बच्चों, एडहेसिव फोर्स, मतलब जो आपके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक ही सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो अगर दो सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स से बड़ा होगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं बच्चों, बड़ा होगा तो क्या होगा कि वो इस तरीके का शेप लेगा। जैसे आप मरकरी की ड्रॉप डालो, तो मरकरी की ड्रॉप जो है वो टेबल के साथ अटैच नहीं होती है, वो आपस में बाइंड होते हैं, आपस में बाइंड होते हैं, क्योंकि इनका कोहेसिव फोर्स जो है, आपस के मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये मरकरी है। जैसे आप टेबल पे मरकरी को रखोगे, किसी सरफेस पे रखोगे, तो ये मरकरी फैलती नहीं है, फैलती नहीं है, ये ऐसे बाइंड हो जाती है, बाइंड हो जाती है, क्योंकि इसके आपस का जो फोर्स होता है मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, कोहेसिव फोर्स, वो इस टेबल के मॉलिक्यूल से जो मरकरी के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स है, डेट इज एडहेसिव फोर्स, उससे ज्यादा है। तो ये ऐसे, मतलब ये टेबल के साथ चिपकने की बजाय खुद से चिपका रहना चाहता है ना, इसलिए ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स है वो टेबल के साथ नहीं चिपकते, तो इस तरीके का शेप बनाता है ना, ये मरकरी के साथ होता है। तो ये जो है, हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि ये आपस में ही स्ट्रांगली अट्रैक्टिव फोर्स के साथ बाइंड रहता है, दूसरे सरफेस के या दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड नहीं होता है, उसमें वो नहीं चिपकता है, तो हम बोलेंगे कि ये लिक्विड जो है ये सरफेस को वेट नहीं करेगा, वेट नहीं करेगा, है ना। सो
यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेट का मतलब उसके साथ चिपकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ज्यादा एडिसिव फोर्स है ना। तो हम बोलेंगे सो इट डज नॉट, इट डज नॉट वेट, वेट द सरफेस, वेट द सरफेस, है ना। जब ऐसा होता है कोहेसिव फोर्स एडिसिव फोर्स से ज्यादा होता है। लेकिन जब इसका उल्टा होता है, कोहेसिव फोर्स जो है अगर वो एडहेसिव फोर्स से कम हुआ तो फिर क्या हुआ, कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडहेसिव फोर्स। जैसे वाटर का ड्रॉप देखो, अगर आप एक सरफेस पे वाटर की ड्रॉप डालोगे तो वाटर की ड्रॉप ऐसे फैल जाती है बच्चों सरफेस, आपने देखा होगा। वाटर की ड्रॉप जो है वो ऐसे सरफेस पे फैल जाती है, फैल जाती है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है ना। अब ये इस तरीके से अगर ऐसे फैल जाती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में जो फोर्स लग रहा है कोहेसिव फोर्स, और वाटर के मॉलिक्यूल और टेबल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है वो ज्यादा है। तो ये ज्यादा से ज्यादा जो टेबल की सरफेस है उससे अटैच होना चाहती है, अटैच होना चाहिए, यानी वो टेबल की सरफेस से चिपक जाएगी। इसलिए आप सोचो, जब किसी टेबल पे या फर्श पर जब पानी आप गिराते हो और वो पानी को रिमूव करते हो तब भी उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स चिपके रह जाते हैं, मतलब वो गीला रह जाता है ना, वेट रह जाता है, क्योंकि सरफेस से मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और सरफेस के मॉलिक्यूल्स में बीच में ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है कंपैरेटिवली टू खुद एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है ना। इसलिए वो सरफेस को गीला कर देता है। इसलिए हम बोल सकते हैं इट विल वेट द सरफेस। अगर ऐसा है कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से कम होगा किसी लिक्विड का, तो फिर वो लिक्विड उस सरफेस को वेट करेगा, और अगर ज्यादा होगा तो फिर वो सरफेस को वेट नहीं करता है, फिर वो आपस में चिपका रहता है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो इट विल वेट द सरफेस, इट विल वेट द सरफेस, अगर एडहेसिव फोर्स जो है वो कोहेसिव फोर्स से ज्यादा निकले। और जैसे मरकरी में कोहेसिव, ये वाटर है, ये मरकरी है, तो जैसे मरकरी में अगर ये कोहेसिव फोर्स जो है वो एडिसिव फोर्स से ज्यादा है, तो भाई सरफेस को वेट नहीं करेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सरफेस को वेट करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको एडिशन और कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स का मतलब बच्चों समझ में आया हुआ है ना। इसमें और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं नेक्स्ट उसमें बताता हूँ, पहले आप इसको जल्दी से लिख लें। चलिए देखिए बच्चों, और क्या है इसमें। अब जैसे मैंने आपको फोर्स ऑफ एडिशन कोहेशन बता दिया, तो मान लीजिए कि आपने ऐसा बीकर दिया बच्चों, बीकर दिया। अब इस बीकर में जो है आप वाटर फिल कर दो, ऐसे वाटर फिल कर दो, वाटर फिल कर दो, वाटर फिल कर दो, ऐसे। तो ये मान लीजिए वाटर है। अच्छा, वाटर में हमें पता है कि जो कोहेसिव फोर्स है वो कम होगा, कोहेसिव फोर्स जो होता है वो लेस देन होता है किससे बच्चों, एडहेसिव फोर्स से। कोहेसिव फोर्स जो है वो लेस होता है किससे, एडहेसिव फोर्स से। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे ये जो ग्लास का बीकर है यहाँ पे थोड़े से मॉलिक्यूल ज्यादा चिपक जाते हैं, क्योंकि एडहेसिव फोर्स ज्यादा है ना। तो किनारे किनारे से जहां पे ये कांटेक्ट में है वहां पे ये जो वाटर की सरफेस है ये थोड़ी सी ऐसे उठ जाती है, उठ जाती है, ऐसे उठ जाती है। मेरे ख्याल से आपने कभी शायद इसको ऑब्जर्व किया हो, है ना। तो बच्चों फिजिक्स में एक खास बात है, आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि रियलिटी में जो नेचर में होता है वही तो हम पढ़ रहे हैं। इसलिए चीजों को ऑब्जर्व किया करो अच्छे से। आप या तो कभी अपनी पानी की टंकी देखी हो आपने, तो आपने देखा होगा पानी की टंकी में जो सिलेंड्रिकल वॉल होती है उसकी, वहां पे पानी थोड़ा सा उठा उठा दिखेगा आपको, थोड़ा सा उठा उठा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा उठा उठा। ये इसलिए होता है क्योंकि एडहेसिव फोर्स जो होता है वो कोहेसिव फोर्स से बड़ा होता है। आप देखना, थोड़ी सी लेयर जो है बाजू बाजू से, जितना भी सरफेस सिलेंड्रिकल सरफेस से कांटेक्ट में होगा पानी, वहां से ये सब थोड़ा उठा उठा सा होगा। लेकिन अगर इसी बीकर में मैं मरकरी फिल करता, है ना बच्चों, इसमें आपने मरकरी फिल कर दी, लेट्स सपोज ऐसे मरकरी फिल की हुई है इस तरीके से, है ना बच्चों, ये मरकरी है एक्चुअली। और आप जानते हो मरकरी में जो कोहेसिव फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स वो ग्रेटर होता है, वो ग्रेटर होता है किससे भाई, एडहेसिव फोर्स से, एडहेसिव फोर्स से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो क्योंकि इसका एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अपने मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होते हैं, इसलिए वो सरफेस से कांटेक्ट में नहीं होना चाहते। तो यहाँ से वो इस तरीके का, मतलब जहां पे सरफेस कांटेक्ट में होता है बीकर का, वहां पे वो ऐसे मॉलिक्यूल्स हटकर जो मरकरी के मॉलिक्यूल्स है वहां पे आ जाती है। तो इस तरीके का सरफेस का शेप बनता है, इस तरीके सरफेस का। ये थोड़ा सा नीचे हो जाता है जहां पे वो टच होता है, बीच वाला पोर्शन थोड़ा ऊपर रहता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इसके ज्यादा अट्रैक्ट होने की बजाय अपने खुद के मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड रहते हैं। तो इस तरीके की शेप बनती है। और जबकि वाटर होगा, जब ये एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो इस तरीके की शेप बनेगी। अब बच्चों ये तो बीकर है, इसमें विड्थ बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप इसकी विड्थ बहुत कम कर दो, बहुत कम कर दो, तो फिर आपको ये कर्व दिखाई देगा। बीच में फ्लैट इसलिए दिखाई दे रहा है कभी, क्योंकि आपका ये बीकर की विड्थ बहुत ज्यादा होती है। लेकिन सोचो अगर मैं यही काम वाटर और मरकरी को उसमें डालूं, टेस्ट ट्यूब की विड्थ तो बहुत कम होती है ना बच्चों, केमिस्ट्री लैब में देखा ही होगा आपने टेस्ट ट्यूब। तो ऐसे टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब। अब आप इस टेस्ट ट्यूब में डालो बच्चों, तो अगर आप टेस्ट ट्यूब में वाटर डालोगे इस तरीके से, तो टेस्ट ट्यूब में आपको अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आएगी ये चीज, टेस्ट ट्यूब में दिखाई देगा आपको। अब आपको पता है कि ये जो टेस्ट ट्यूब की सरफेस है उससे वाटर अटैच होता है, एडिसिव फोर्स ज्यादा है। तो अगर आपने यहाँ पे वाटर दिया हुआ है, वाटर डाला हुआ है, तो ये इससे ज्वाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा, तो ये कर्व दिखाई देगा बच्चों आपको। क्योंकि विड्थ ज्यादा नहीं है तो ये बीच के फ्लैट सरफेस के लिए जगह है ही नहीं, तो सीधा ये कर्व आपको ऐसे दिखाई देता है। तो टेस्ट ट्यूब में आपको अच्छे से दिखाई देगा ये चीज, ऐसे कर्वेचर 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 मिलेगा। देखो इस तरीके से ऐसे कर्वेचर मिलेगा, है ना। तो ये जब वाटर डालोगे यानी कि एडहेसिव फोर्स जो है वो कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होगा, तब ऐसा होगा, तब ऐसा होगा, है ना। और जब आप क्या करोगे भाई कि इसी टेस्ट ट्यूब में मरकरी डालोगे, मरकरी, थोड़ा सा इसको और छोटा सा बना लेते हैं। देखिए ये आपका टेस्ट ट्यूब है। अब इस टेस्ट ट्यूब में आपने मरकरी फिल किया बच्चों, मरकरी फिल किया, ये इस तरीके से, ये मरकरी है। तो इसमें कोहेसिव फोर्स जो है वो एडहेसिव फोर्स से ज्यादा है। तो अब क्या होगा, इसमें इधर ये इससे चिपकने के बजाय अपने आपस के मॉलिक्यूल से चिपकेगा, यहाँ से भी चिपकेगा, तो यहाँ पे भी एक कर्व बनता है, कर्व बनता है। देखो इस तरीके से कर्व बनता है। तो जब आप विड्थ छोटी करते हो तो फिर ये कर्वेचर आपको अच्छे से दिखाई देता है, जब विड्थ ज्यादा होती है तो उतना अच्छे से नहीं दिखाई देता, लेकिन टेस्ट ट्यूब में ये चीज आपको समझ में आएगी। अगर फोर्स ऑफ कोहेशन एडिसिव फोर्स से ज्यादा है तो आपको इस तरीके का सरफेस मिलेगा, कर्व्ड सरफेस। और अगर फोर्स ऑफ कोहेशन जो है वो लेस देन एडिसिव फोर्स है तो इस तरीके का कर्वेचर मिलेगा। ये जो बच्चों कर्वेचर मिलता है, मतलब ये आप बोल सकते हो कि ये आर्क ऑफ सर्कल की तरह है, एक सर्कल का आर्क की तरह है। मतलब अगर आप इस आर्क को पूरा करोगे तो एक सर्कल बनेगा, तो इस सर्कल का कुछ रेडियस भी होगा, है ना बच्चों। तो इसको आप बोल सकते हो जो ये शेप बनता है ये आर्क ऑफ सर्कल होता है, आर्क ऑफ सर्कल। जब आप टेस्ट ट्यूब पे देखते हो आर्क ऑफ सर्कल, जो ये आर्क ऑफ सर्कल बनता है बच्चों, इसको बोला जाता है टेक्निकल टर्म में मेनिस्कस, याद रखिए अब ये वर्ड यूज होगा। ये जो कर्व सरफेस बनती है इसके कारण एडिसिव फोर्स ज्यादा हो या कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो, तो ऐसा आर्क बनता है सरफेस में या कर्व सरफेस बनती है, उसको बोला जाता है मेनिस्कस, मेनिस्कस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो सरफेस बन रही है आपका बच्चों, किसमें, जो इसमें सरफेस बन रही है ये वाले, ये देखो तो ये कॉनकेव टाइप की है, कॉनकेव टाइप। ऊपर से देखने में कैसा दिखाई दे रहा है, कॉनकेव। तो हम ये बोलेंगे कि इसका जो सरफेस है वो कॉनकेव मेनिस्कस, कॉनकेव मेनिस्कस, कॉनकेव मेनिस्कस, है ना। कॉनकेव मिरर सुन देखा होगा ना, उसी टाइप का दिख रहा है ना। तो ये कॉनकेव मेनिस्कस। और ये कैसा दिख रहा है बच्चों, तो ये दिख रहा है कॉन्वेक्स मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो जब कोहेसिव फोर्स एडिसिव फोर्स से कम होता है तो मेनिस्कस जो होता है वो कॉन्वेक्स शेप का बनता है। और जब आपका कोहेसिव फोर्स एडिसिव फोर्स से ज्यादा होता है तो कॉनकेव शेप का मेनिस्कस बनता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेनिस्कस क्या होता है ना। और टेस्ट ट्यूब में जब आप डालोगे तो जब कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, एडिसिव फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, है ना। तो ये सारी पॉइंट जो है वो आपको
अच्छे से क्लियर में। तो इसको जल्दी से बच्चों नोट करो, फिर आगे बढ़ो। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं एक और टर्मिनोलॉजी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट एंगल, है ना। तो कॉन्टेक्ट एंगल ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखिए क्या होता है कॉन्टेक्ट एंगल। जैसे मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि अगर आप एक ड्रॉप को किसी सरफेस पे डालोगे और वो जो है वो आपका वेट नहीं कर रहा है सरफेस का, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि कोहेसिव फोर्स जो है या कोहेशन जो है वो एडहेशन से ज्यादा है, एडहेशन से ज्यादा है, तो ऐसा शेप बनेगा भाई। वो सरफेस के साथ नहीं चिपकेगा, वो अपने मॉलिक्यूल के साथ चिपकेगा, है ना। अब यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है उसको समझे। तो आप क्या करोगे कि किसी भी, मतलब जो आपका लिक्विड सरफेस है उसके टेंजेंशियल जो कांटेक्ट में, जो दूसरे सरफेस के साथ कांटेक्ट में, उसके टेंजेंशियल एक लाइन ड्रॉ करो। लीजिए लाइन ड्रॉ कर लिया। और जो सरफेस है ये लिक्विड सरफेस के टेंजेंट आपने खींचा, लिक्विड सरफेस के। और जो दूसरी बॉडी का सरफेस है उसको बना लो। तो जो दूसरी बॉडी का सरफेस है जो लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है, अगर उसको हम बनाए तो ये देखो, ये वो सरफेस है, ये वो सरफेस है, ये येलो कलर की लाइन, येलो कलर की लाइन। तो जो लिक्विड जिस कांटेक्ट में, जिस सरफेस के कांटेक्ट में, वो सरफेस और लिक्विड सरफेस के टेंजेंट, टेंजेंशियल जो लाइन होती है, उन दोनों के बीच का एंगल जो है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाता है, वो एंगल ऑफ कांटेक्ट। डेफिनेशन में लिखवा दूंगा, पहले आप समझो, फिर से सुन लीजिए। एंगल ऑफ कांटेक्ट किसको बोलते हैं? जो लिक्विड और दूसरा मटेरियल का सरफेस कांटेक्ट में है, तो जो लिक्विड कांटेक्ट में उसके टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो दूसरे सब्सटेंस का सरफेस है उसको ड्रॉ करेंगे, तो उन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो थीटा होगा। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ये जो एंगल थीटा है, यहाँ पे भी तो एक एंगल बन रहा है, क्या ये नहीं हुआ एंगल ऑफ कांटेक्ट? क्योंकि ये भी टेंजेंट और सरफेस के बीच का एंगल है, ये नहीं है। इसमें एक कंडीशन है कि जो आप एंगल लोगे वो लिक्विड से पास होना चाहिए, लिक्विड से पास। तो देखो ये एंगल लिक्विड से पास नहीं हुआ, ये एंगल लिक्विड से पास हुआ। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि कांटेक्ट एंगल क्या है। कांटेक्ट एंगल ऐसा एंगल है जो कि ड्रॉ किया जाता है किस किस के बीच में, लिक्विड जिस सरफेस के साथ अटैच है उस सरफेस के बीच में, और उस लिक्विड सरफेस के टेंजेंट के बीच में। लेकिन याद रहे, वो एंगल लिक्विड से पास होना चाहिए। कहाँ से पास होना चाहिए? लिक्विड से पास होना चाहिए। जैसे मैं आपको दूसरा यहाँ पे एग्जांपल से ही बताता हूँ, तो आपको और क्लैरिटी आएगी भाई। देखो, यहाँ पे आपका सरफेस ये है, और मान लो अब जो कोहेशन है, वो कोहेशन जो है वो एडहेशन से कम है, एडहेशन से कम है, मतलब सरफेस वेट होगा, सरफेस वेट होगा। यानी कि वाटर की ड्रॉप, अगर ये मरकरी की ड्रॉप है तो यहाँ पे हम वाटर की ड्रॉप बनाएंगे, तो वाटर की ड्रॉप ऐसे बनेगी भाई, क्योंकि ये वेट कर देगा सरफेस को, है ना। तो ये वाटर की ड्रॉप हो गई H2O। अब आपको बताना है कि इसमें कांटेक्ट एंगल क्या होगा। तो कांटेक्ट एंगल की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई क्या होती है भाई, कि पहले वो सरफेस बना लो, जो सरफेस है उसके अलोंग लाइन खींच लो, फिर जो लिक्विड कांटेक्ट में है, जहां कांटेक्ट में है उसके टेंजेंशियल एक लाइन खींचो, तो ये बच्चों टेंजेंट हो गया। और उसके बाद फिर इन दोनों के बीच का एंगल, तो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट किसको बोलेंगे? जो लिक्विड से पास करेगा, ये थीटा, ये कांटेक्ट एंगल है। अब आप मेनिस्कस वाले में भी बना सकते हो। देखो मेनिस्कस वाले में बनाते हैं, मेनिस्कस वाले में, देखिए मेनिस्कस वाले में ही बनाते हैं, है ना। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भाई ये टेस्ट ट्यूब है, जब फोर्स ऑफ कोहेशन जो है वो फोर्स ऑफ एडिशन से ज्यादा होगा, तो उसमें कैसा कर्वेचर बनता था बच्चों, कैसा मेनिस्कस बनता था? याद करो, जब कोहेशन एडिशन से ज्यादा होता था तो ऐसा मेनिस्कस बनता था, अभी पढ़ा है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, है ना, कॉन्वेक्स। अब आपसे बोला जाए कि यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए देखो, इस सरफेस पे अगर हम देखें एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो ये सरफेस की लाइन हो गई, जो लिक्विड कांटेक्ट पे है उससे हमने ये टेंजेंट बना लिया। अब यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच में कौन सा लेंगे? जो लिक्विड से पास करेगा, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये नहीं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे ही बना सकते हैं बच्चों, कि अगर मान लीजिए कि उसी टेस्ट ट्यूब में वाटर डाला होता, तो वाटर डालने पे वहां पे कैसा शेप बना होता? तो ऐसा बनता है ना, कॉनकेव, कॉनकेव, अभी पढ़ाया है, याद होगा आपको।
और जब कॉनकेव बन रहा है तो अब आपसे पूछा कि यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है भाई, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बना दो भाई, कितना होगा। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। मान लीजिए बच्चों इस सरफेस पे बनाना है, तो एक ये और लिक्विड के टेंजेंटियल एक लाइन खींची। अब इस सरफेस और इसके बीच में दो एंगल, एक ये, मतलब एक ये और एक ये। तो जो लिक्विड से पास कर रहा है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर होगी कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट फिर से मैं बोल देता हूँ, लिक्विड और जो दूसरे मटेरियल की सरफेस है जहां पे वो कांटेक्ट में है, वहां पर सरफेस के अलोंग एक लाइन खींचो, लिक्विड सरफेस के टेंजेंशियल एक लाइन खींचो कांटेक्ट पॉइंट पर। तो उस टेंजेंट और सरफेस के बीच में जो एंगल बन रहा है जो लिक्विड से पास कर रहा है, उसको एंगल ऑफ कांटेक्ट कहेंगे, उसको एंगल ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर। अच्छा, कभी कभी आप सोचो बच्चों, ये एंगल कांटेक्ट है, क्या ये एंगल ऑफ कांटेक्ट आप सोचे 90 डिग्री हो सकता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है? 90 डिग्री कब होगा बच्चों? तो देखो इस तरीके से होगा। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से होगा 90 डिग्री, जैसे ये टेस्ट ट्यूब लो, तो इसमें जो भी लिक्विड आप डालोगे तो वो ऐसे फ्लैट सरफेस होगा, फ्लैट सरफेस होगा, फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस में ही तो 90 डिग्री बनेगा। ये लिक्विड जो कांटेक्ट में उसके अलाउंग टेंजेंशियल, और ये सरफेस के अलाउंग खींचा, लिक्विड में जो एंगल पास हुआ वो 90 डिग्री। क्या ऐसा कहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है। इसका एग्जाम्पल जो है, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो 90 डिग्री होगा, तो इसका एग्जाम्पल है जब आप कॉम्बिनेशन लेते हो बच्चों, प्योर वाटर, प्योर वाटर प्लस सिल्वर, प्योर वाटर प्लस सिल्वर ट्यूब। अगर आप ये ट्यूब जो है या ग्लास है सिल्वर का है, उसमें प्योर वाटर आप डालें, प्योर वाटर है ना, डिस्टिल्ड वाटर, तो आप देखोगे कि ये एंगल बिल्कुल 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। सिल्वर की ट्यूब लोगे तो मेनिस्कस नहीं बनता फिर, है ना। तो मेरे ख्याल से 90 डिग्री का मतलब समझ में आएगा। अब आप सोचो, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, क्या 0 डिग्री कॉन्टेक्ट एंगल हो सकता है? क्या 0 डिग्री हो सकता है कॉन्टेक्ट एंगल? 0 डिग्री, सोचें। अब देखिए बच्चों, स्टूडेंट्स को लगता है कि 0 डिग्री पॉसिबल नहीं होता, लेकिन पॉसिबल होता है। 0 डिग्री कब बनेगा मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये जो मेनिस्कस आपकी बन रही है बच्चों, ये हेमिस्फेरिकल बन जाए, हेमिस्फेरिकल। कैसी? हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेयर बन जाए ये मेनिस्कस। इस तरीके से देखो, ऐसे हेमिस्फेरिकल, मतलब ये कॉन्वेक्स कॉन्केव शेप की होती है ना, और ये अगर हेमिस्फेरिकल बन जाए लिक्विड की जो सरफेस है, ये आपका लिक्विड है। तो आप यहाँ पे अब हेमिस्फेरिकल शेप में आप देखो, तो जब आप इस कांटेक्ट की जगह पे लिक्विड से वो खींचेंगे बच्चों, टेंजेंशियल लाइन, तो वो ये टेंजेंशियल लाइन इस सरफेस से ही पास हो, और ये सरफेस भी ऐसे ही है। तो टेंजेंशियल लाइन जो है वो भी सरफेस से पास हो रही है, और ये सरफेस भी ऐसा ही है। तो दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हो गई, पैरेलल हो गई, तो कांटेक्ट एंगल कितना कहलाएगा? 0 डिग्री। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आप प्योर वाटर प्लस ग्लास की ट्यूब लोगे, ग्लास ट्यूब। तो जब आप प्योर वाटर को ग्लास ट्यूब में डालते हो ना, तब आपको देखो एक परफेक्ट हेमिस्फेरिकल मेनिस्कस मिलता है, हेमिस्फेरिकल में, जिसका सेंटर यही होता है, और उसकी रेडियस उसी के बराबर होती है जो रेडियस ऑफ ट्यूब होती है ना बच्चों। रेडियस ऑफ ट्यूब और रेडियस ऑफ मेनिस्कस अलग चीज है, लेकिन जब हेमिस्फेरिकल शेप बनेगी तो रेडियस ऑफ ट्यूब जो है वो रेडियस ऑफ मेनिस्कस के बराबर हो जाएगी, और जो टेंजेंट खींचोगे वो सरफेस के अलोंग ही आएगा कांटेक्ट पॉइंट पे। इसलिए एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? 0 डिग्री, है ना। तो मेरे ख्याल से कांटेक्ट एंगल समझ में आया है। तो अब आपको कांटेक्ट एंगल की डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई कांटेक्ट एंगल की डेफिनेशन। तो बच्चों यहाँ पे कांटेक्ट एंगल की डेफिनेशन लिख लीजिए। द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन, between the tangent, between the tangent on liquid surface, tangent on surface liquid surface at the point of contact, at the point of contact, and the and the and the
vessel surface and the vessel surface towards the towards लिक्विड लिक्विड की तरफ एंगल लेना है, लिक्विड की तरफ टूवर्ड्स लिक्विड इज नोन एज कॉन्टेक्ट एंगल, इज नोन एज कॉन्टेक्ट एंगल, इसी को कॉन्टेक्ट एंगल कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से अब कॉन्टेक्ट एंगल की जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर होगा, है ना बच्चों। अच्छा, कॉन्टेक्ट एंगल कितना होगा, तो ये डिपेंड करता है कि आपका पेयर कैसा है, मतलब आपका लिक्विड क्या है और किस सरफेस से अटैच है ना। अगर कोहेशन ज्यादा हो गया एडिशन से, एडिशन ज्यादा हो गया कोहेशन से, है ना। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट भी लिख सकते हो साथ में कि जो कॉन्टेक्ट एंगल होता है, कॉन्टेक्ट एंगल डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन द पेयर ऑफ depends on the pair of two molecules molecules of different substance of different substance, मतलब डिफरेंट सब्सटेंस के बीच के पेयर पे बात करता है। हो सकता है कोई ऐसा लिक्विड और ऐसा पेयर बन जाए जिसमें एडिशन ज्यादा हो जाए तो कांटेक्ट एंगल अलग होगा। कुछ ऐसा पेयर हो सकता है कि वही लिक्विड उस दूसरे सब्सटेंस के साथ में कोहेशन ज्यादा हो जाए एडिशन से, तो फिर अलग टाइप का बन जाएगा, है ना। तो बेसिकली कांटेक्ट एंगल दो पेयर ऑफ सब्सटेंसेस पे, मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, एक लिक्विड का मॉलिक्यूल और एक जिस सरफेस के साथ वो कांटेक्ट है उस मॉलिक्यूल। तो उसमें देखना पड़ता है कि फोर्स ऑफ कोहेशन ज्यादा है कि एडिशन ज्यादा। तो यहाँ पे मैंने आपको वैसे कुछ एग्जांपल्स दे दिए। तो आई होप आपको बच्चों ये पॉइंट जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ। तो देखिए बच्चों, अब हमने छोटे छोटे बेसिक्स पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब हम पढ़ सकते हैं कैपिलरी एक्शन, है ना। तो कैपिलरी क्या होती है वो समझेंगे। तो आप हेडिंग डालो कैपिलरी। और कैपिलरी राइज क्या होती है उसको समझेंगे। तो होता क्या है इसको थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक वेसल लेंगे बच्चों, और इस वेसल में लिक्विड भर दो, आप लिक्विड भर दो, लिक्विड भर दो। इस तरीके से इसमें लिक्विड फिल कर दिया। अब अगर आप इसमें बहुत पतली सी ट्यूब डालोगे, उसी को कैपिलरी बोलते हैं, जिसका रेडियस बहुत कम होता है। सोचो, आपने इस तरीके से एक बहुत पतली सी जिसका रेडियस बहुत कम है, ऐसी एक ट्यूब क्रिएट की है और उसको पानी में डालोगे। तो ये जो पतली सी ट्यूब होती है जिसका रेडियस बहुत कम होता है, या इसका जो ये बोर होता है ना, बोर जो इसमें खाली स्पेस, उसको बोर बोलते हैं। ये बोर जो है अगर बहुत छोटा है तो उसी को हम बोलते हैं कैपिलरी। तो होता क्या है, अब थोड़ा बच्चों ये बहुत छोटा रेडियस का होता है, लेकिन समझने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, है ना। समझने के लिए इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बनाऊंगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, इतना छोटा बनाएंगे। तो ये बहुत स्मॉल रेडियस का, ये आपको मानना है। मैं यहाँ समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ ताकि हमें चीजें समझ में आए। तो जैसे ही आप ये स्मॉल बोर की कैपिलरी इसमें डालोगे, तो होगा क्या कि इसमें पानी जो है वो राइस करना चालू कर देता है, राइस। तो एक पर्टिकुलर हाइट तक राइस कर जाता है, राइस कर, जो वाटर होता है एक पर्टिकुलर हाइट तक राइस कर जाता है। ये जो पानी राइस करता है इस कैपिलरी में, जब आप इसको किसी लिक्विड में डालते हो तो एक पर्टिकुलर हाइट तक ये राइस करता है, एच। तो इसको बोलते हैं कैपिलरी राइस। इस फिनोमेना को बोलते हैं बच्चों कैपिलरी राइज। अब होता क्या है कि आपको यही हाइट निकालना है कि ये कितनी होगी। अच्छा, ये कैपिलरी राइज होता क्यों है, तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है सरफेस टेंशन। एक्चुअली में जैसे ही आप इसमें डालते हो बच्चों, तो ये इस कांटेक्ट में ऐसे आ जाता है, ऐसे आ जाता है। भाई इसमें क्या होगा कि एडहेसिव फोर्स जो है वो कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है। तो एडहेसिव फोर्स के कोहेसिव फोर्स होने से ज्यादा होने से क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स इस सब्सटेंसेस के साथ चिपक गए। वाटर सरफेस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लास के ट्यूब के साथ चिपकना पसंद करेंगे। तो ये जब ग्लास के ट्यूब के साथ चिपकना पसंद करेंगे, तो जो पीछे वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर ये कैसा फोर्स लगाएगा बच्चों, सरफेस टेंशन वाला फोर्स। देखो, तो यहाँ पे भी सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा एफ, यहाँ पे भी सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगेगा एफ, जो इनर लिक्विड्स, इनर मॉलिक्यूल्स हैं। और क्योंकि एफ लगते हैं तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ, इसका भी एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, इसका भी एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वाले कैंसिल हो जाते हैं,
लेकिन जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है ये लिक्विड को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, इसलिए कैपिलरी राइज होता है। इसलिए कुछ हाइट तक अगर बहुत स्मॉल ट्यूब है तो उसको ये ऊपर उठा देता है, इसको कैपिलरीज बोलते हैं। आपने कैपिलरी एक्शन बहुत जगहों पे देखा भी होगा। जैसे मैं आपको बोलूं, आप एक टॉवल लीजिए, टॉवल, अगर टॉवल को आपने कुछ इस तरीके से आपने टॉवल ली और इसको आपने भिगा दिया, मतलब आपने इस तरीके से आप एक लिक्विड में, वेसल में या बाल्टी में इसको डुबा दो, तो आप देखोगे आपने जितना डुबाया था उतना तो गीला होगा ही टॉवल, वहां पे तो वेटनेस होगी, इसके थोड़े ऊपर तक भी वेट हो जाता है, वेट हो जाता है। आप करके देखना, ये जो ऊपर तक वेट होता है ये क्यों होता है? क्योंकि टॉवल में बहुत सारे धागे होते हैं, धागे होते हैं, धागे होते हैं, तो धागों के बीच में एक छोटा सा गैप हो जाता है। ये धागों के बीच में जो छोटा सा गैप होता है बच्चों, इससे पानी ऊपर चढ़ जाता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। इसलिए वो उस लेवल तक भीगता नहीं है जिस लेवल तक आपने टॉवल को डुबाया, उससे थोड़े ऊपर भी भीग जाता है, क्योंकि कैपिलरी राइज हो जाता है, पानी ऊपर चढ़ जाता है। वो जो धागे के बीच में छोटी सी जगह होती है वो कैपिलरी की तरह काम करती है, क्योंकि उसका रेडियस बहुत छोटा होता है। ये समझाने के लिए मैं बड़ा बना रहा हूँ, है ना? तो मेरे ख्याल से आपको ये बात बच्चों क्लियर है, समझ में आ रही है कि क्या कहना चाह रहे हैं। और इसका सरफेस टेंशन अगर सिग्मा है तो फोर्स को आप लिख सकते हो, अभी फोर्स में बताऊंगा कैसे लिखना है। अभी तो ये आपको समझ में है। कैपिलरीज के और बहुत सारे एक्शन हैं, मतलब कैपिलरीज के बहुत सारे और भी जो हैं वो यूज होते हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने कभी देखा हो, मतलब ऐसा कभी आपने सुना हो कि भाई कोई भगवान है, जैसे गणेश जी है, तो गणेश जी के सूंड में अगर आपने दूध रखा तो वो पी लेते हैं। तो एक्चुअली वहां पे भी लॉजिक यही है, जो गणेश जी की सूंड होती है उसमें कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, ऐसे बहुत छोटे छोटे धागे होते हैं। तो जैसे ही आप दूध का कटोरा वहां ले जाते हो तो वो, अब उसको लोग चमत्कार समझते हैं, है एक्चुअली में वो कैपिलरी का ही एक्शन, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी राइज है। कैपिलरी कैपिलरी राइज का सबसे अच्छा उपयोग जो है वो पेड़ करते हैं बच्चों, ट्रीज, ट्रीज, जो ट्रीज होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो करते हैं। तो उसमें क्या होता है भाई कि इस तरीके से पेड़ों के ऊपर ऐसे पत्तियां होती है ना, पत्तियां होती हैं, बहुत सारी फल लगते हैं। अब सोचो, इसको फल को पकने के लिए, पत्ती हरी भरी रहने के लिए इनको पानी चाहिए। तो ये पानी कहाँ से लेते हैं? पानी आप पेड़ के जड़ों में डालते हो, ग्राउंड में डालते हो, कि सीधे पत्तियों में डालते हो और पत्तियां पानी ले लेती है? पेड़ पे तो पानी नहीं डालते हो। कहाँ डालते हो आप पानी? जमीन में। तो होता क्या है, पेड़ के जो रूट्स होते हैं, तो पेड़ में क्या है, बहुत छोटी 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 पतली पतली वेन्स होती हैं बच्चों, वेन्स होती हैं। तो ये इतनी छोटी छोटी पतली पतली वेन्स होती हैं कि ये ऊपर जाके जो है मतलब ऊपर पहुंच जाती हैं इतनी हाइट तक, और पेड़ के पत्तियों को, फलों को पानी मिलता है, जिससे न्यूट्रिशंस मिलते हैं। आपने शायद, जो बायो वाले बच्चे हैं वो जानते भी होंगे, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है बच्चों क्या, जाइलम और फाइलम बोलते हैं शायद, है ना? मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बायो वाले बच्चे जानते होंगे। जो पतली 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 सी वेन्स जाती, वेन्स टाइप की होती है, ट्यूब्स होती हैं। तो जब आप इसमें पानी डालते हो बच्चों, वाटर डालते हो, वाटर डालते हो, तो ये वाटर रूट से कैपिलरी राइज करके देखो इतनी हाइट पे पहुंच जाता है कि पेड़ की पत्तियां और फलों को न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। ये कैपिलरी का ही तो एक्शन है, कैपिलरी का ही तो कमाल है, नहीं तो कैसे काम बनेगा, है ना? तो कैपिलरी का एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको कैपिलरी एक्शन क्लियर होगा, है ना? तो अब इसका हमें क्या करना है बच्चों, डेरिवेशन, कि जो कैपिलरी कैपिलरी राइज है, अगर हम आर रेडियस की ट्यूब में कैपिलरी को डालेंगे तो कैपिलरी राइज क्या होगा, कितनी हाइट का होगा, ये हमें देखना है। तो हाइट निकालनी है। तो बच्चों अब हम कैपिलरी राइज का डेरिवेशन करेंगे, है ना? तो आई होप आपको यहाँ तक कैपिलरी एक्शन क्लियर होगा, समझ में आया।